एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें ज़मीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है और सायरन की आवाज़ को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं। इतने बड़े अधिकारी आज सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं? उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम विवेक होता है। विवेक सर के बारे में जैसे ही वह जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं। इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? तो वह उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वह तो यहाँ से काफ़ी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वह यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूँ, आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं यह जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक सामान्य से टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वह फिर से पूछ लेते हैं कि अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप विवेक सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वही कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि सर कुछ साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में विवेक सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 500 रुपये मिल जाए तो तुम इन 500 रुपये का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे। तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों का झूला झूलेंगे। कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे, तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौना खरीदना चाहते थे। तो जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो अपनी माँ के लिए उन पैसों से आंखों का चश्मा बनवा कर दूँगा, क्योंकि वह जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती है तो आंखें कमज़ोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद विवेक सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ की आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों को अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज़ भी खरीद सकते हो। तो इसके बाद वह लड़का कहता है कि जो कि वह जिला कलेक्टर बन चुका था, वह कहता है कि सर मेरे पिताजी की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही थी। वह दूसरे के घरों में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती थी। उनकी आंखें अब कमज़ोर हो चुकी है, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई उनके हाथों में नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर विवेक सर बहुत ही बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद विवेक सर उस एक बच्चे को 500 रुपये देने के बजाय 1000 रुपये देते हुए कहते हैं कि 500 रुपये तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ, और ये जो 500 रुपये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इनको भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद विवेक सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती थी, मुझे फ्री में पढ़ने के लिए किताबें भी दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिला दिया करते थे। उनका बहुत एहसान है मुझ पर। मेरी कामयाबी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल भी सुनते हैं तो वह भी भावुक हो जाते हैं और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में से विवेक सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफ़र तय करने के बाद वह इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वह तो यहाँ से अपना घर बेचकर
किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो वर्तमान उनका एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह उस शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताते हुए एड्रेस के मुताबिक एक शहर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आता है और बोलता है कि जी बताइए आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे विवेक सर से मुलाकात करनी थी, क्या विवेक सर का घर यही है। अब इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इनका पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि विवेक सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से निकालकर बाहर आश्रम में छोड़ दिया था। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। करीब 3-4 सालों से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी आप कैसे हैं, जिंदा भी है या नहीं। तो पूछता है आपको बाबूजी से क्या मिलना है, क्या काम है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपये लौटाने हैं और इसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है कि जो कुछ भी पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उन पैसों को उन्हें दे दूँगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ वह फिलहाल रहते कहाँ हैं। तो फिर विवेक सर का बेटा सच्चाई उगल देता है कि उसने अपने पिता को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्धाश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके विवेक सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें विवेक सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को रोककर अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि विवेक सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वह कितना बीमार और कमज़ोर हो गए हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो विवेक सर कहते हैं बेटा कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो। इतना कहते हुए बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर मेरा नाम गोविंद है और मैं एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो विवेक सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वो पहचान जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने 1000 रुपये दिए थे इसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम वही गोविंद हो जिसको मैंने एक बार 1000 रुपये दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो इस पर गोविंद कहता है कि हाँ सर मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 1000 रुपये दिए थे और कहा था कि इनमें से 500 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 500 रुपये अपने पास रखना। जब मैं तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफ़ा मेरे इसी तरह से मदद की थी और आज मैं उन्हीं पैसों को लौटाने आया हूँ। इस बात को विवेक सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती है। सर को रोता देख गोविंद थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वह सर से पूछता है कि सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो। उसके बाद विवेक सर अपनी आप बीती अपनी पूरी कहानी कलेक्टर गोविंद को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 1000 रुपये दिए थे जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है। और आज मेरी अपनी सगी औलाद जिसका मैंने पालन पोषण करके बड़ा किया, अपने पिता होने का फ़र्ज़ मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी। वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा, मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो जो तुम आज मैं उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। और उनके हाथों का साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो विवेक सर गोविंद का हालचाल देते हैं और पूछते हैं कि बेटा आप तुम करते क्या हो। तो गोविंद बताता है कि सर मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा और लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक ज़िला कलेक्टर बन गया हूँ। सर यह बात सुनते हैं तो गोविंद की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बने। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बातें करते हुए वही बैठे रहते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद गोविंद कहता है कि अब आप अपना सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर विवेक सर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह कलेक्टर गोविंद से कहते हैं कि बेटा गोविंद तुम मुझे यहाँ वृद्धाश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो।
तो कलेक्टर साहब कहते हैं, कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए था। उसके बाद गोविंद वृद्धाश्रम से मैनेजर से बात करके उन्हें वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुँचते आते दोस्तों कलेक्टर साहब को बहुत ही बड़ा घर होता है। घर के अंदर उनके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देती हुई गेट के घर के बाहर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद गोविंद अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में ही विवेक सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है कि आज के बाद सर आपका यही अपना घर है, अब यही हमारे साथ रहोगे, ना कि वृद्धाश्रम में। अब जैसे ही विवेक सर अपने शिष्य गोविंद के मुँह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत वह भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में गोविंद की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती है। उसके बाद यह सब लोग विवेक सर को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। गोविंद उन्हें अच्छे से नहलाता है और नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को विवेक सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी इन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और माँ का चश्मा बनवाने के लिए भी 1000 रुपये दिए थे। हर तरह से उन्होंने गोविंद की मदद की थी, इसलिए माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती है। कलेक्टर साहब विवेक सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती करते हैं और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। अब जब विवेक सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इस कलेक्टर बेटे के बारे में सोचते जिसको केवल कभी 1000 रुपये देकर मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया, वो इन सब बातों के बारे में सोचते तो उनकी आंखों भर आती थी। लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसी कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय ऐसे ही बीतता गया। अब जो विवेक सर का लड़का होता है वह जिस जॉब को करता था उसमें वह कुछ गड़बड़ी कर दिया था, जिसके चलते उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे इस बात का भी पता था कि उसके पिताजी अब वृद्धाश्रम में नहीं रहते बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं। वह अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में मेरे बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूँ। अंदर जाकर वह गार्ड विवेक सर से कहता है कि सर एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम मुझसे जाकर कह दो मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका है। मेरा वह बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गया था। मेरे लाख मना करने पर मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, मेरी भावनाओं का खिलवाड़ किया था। अब सिक्योरिटी जाता है और उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है। अब उनका बेटा यह सब बातें सुनता है तो बहुत शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वह फिर से कोशिश करता है कि किसी भी तरह से अपने पिताजी से मिलना चाहिए। इसलिए वह बाहर ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाज़ लगाने लगता है। कहता है कि पिताजी मेरी बात को सुनिए, मैं आपका बेटा यहाँ बाहर खड़ा हूँ। इसके बाद विवेक सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे अकेले वृद्धाश्रम छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी ही मिन्नतें की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी, तो फिर तुम आज क्यों यहाँ चले आए हो? तो उनका बेटा कहता है कि पिताजी मैं केस में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी। सिर्फ आप ही मेरे एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी जान बचा सकते हो। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इससे बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन विवेक सर कहते हैं कि यह तेरे बुरे कर्मों की सज़ा है जो आज तुझे भगवान ने दे दी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। जो तुमने बोला था और किया था आज तुम्हें ही काटना पड़ेगा। इतना बोलकर विवेक सर गार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो, ऐसे मुजरिम को अपनी दहलीज पर भी ना रोको। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। शाम को कलेक्टर साहब ऑफिस से आते हैं तो उन्हें भी सारी बातों का पता चलता है कि आज विवेक सर का बेटा उनसे मिलने के लिए यहाँ आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धिक्कारते हुए भगा दिया। कलेक्टर गोविंद को पहले ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इस सब के बाद विवेक सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।
बस कहानी में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 1000 रुपये देकर उसकी सहायता की और उन 1000 रुपये का बदला उस लड़के ने बड़ी बेहतरीन तरीके से अदा किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।